चलिए आज हिस्ट्री का डे है और अपन हिस्ट्री पर फिर आते हैं। एक बार एशियंट हिस्ट्री की फिर चर्चा होती है क्योंकि अपन यूपीएससी लेवल का जीएस पढ़ रहे हैं, इसलिए काफी डीपली चल रहा है। और जब तक हम डीपली स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमारे सिलेक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि आज कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कंप्यूटरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब जो बच्चा डीपली स्टडी करेगा वही बच्चा वनडे एग्जाम भी निकाल पाएगा। क्योंकि लोग कहते हैं जीएस नहीं फंसता है, जीके नहीं फंसता है, उसके पीछे यही रीजन है क्योंकि जो आज कार्य करने का जो सफर है वो हमें काफी डीपली स्टडी करना पड़ेगा। और डीपली जो स्टडी करेगा वही बहुत में से कम लोग सिलेक्टेड होकर के आ पाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी से पता है कि बहुत लोग स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा स्टडी जो करेगा, उनसे ज्यादा जो नॉलेज रखेगा, वही उनको डिफीट दे करके आगे बढ़ पाएगा। इसलिए कभी दिमाग में नहीं सोचना चाहिए कि हम स्टडी कम करें, नहीं, स्टडी ज्यादा करें, नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लें, लेकिन उस नॉलेज में सिलेक्टेड चीजों को माइंड में लॉन्ग टाइम तक रखें। जिसको टीचर बार बार आपको इंपोर्टेंट बता देता है वो सिलेक्टेड मटेरियल हो गया, लेकिन नॉलेज आपके पास डीपली होना चाहिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे नॉलेज बेस पर सॉल्व होते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं तो देखते ही आंसर लग जाते हैं, कुछ क्वेश्चन में हमें सोचना पड़ता है, और कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो कभी ऐसे लगते हैं कि हम पे सॉल्व नहीं होंगे। यदि आपने नॉलेज डीपली की होगी तो क्वेश्चन देख करके ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारे देखे हुए हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे परिचित हैं। तो उसमें आपका जो गैस है, गैस योर सेल्फ, स्वयं अंदाज बेटर तरीके से लगा सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें रीडिंग तो डीपली कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ सिलेक्टेड चीजों पर फोकस ज्यादा कर देना चाहिए। तो ये सिलेक्शन का एक सरल माध्यम होता है। तो देखिए अपन टॉपिक पर अपने आते हैं। मेसोलिथिक साइट्स की बात की जा रही है, इन सेंट्रल इंडिया की बात की जा रही है। तो एक कदम अपन आगे हुए बढ़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं यदि हमारी जो संस्कृति है, जो मानव सभ्यता है, जो मानव सिविलाइजेशन है, वो डेवलप की ओर जा रहा है, विकास की ओर जा रहा है। तो ये चीज को हमें ध्यान में क्या रखना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने कल भी आपको डिस्कस किया था, नेक्स्ट टाइम में भी आपको डिस्कस किया हुआ था कि मानव संस्कृति की जो बात की जा रही थी। क्योंकि वर्ड पावर पकड़ने की कोशिश किया करो, क्योंकि जो भी मटेरियल हम पढ़ा रहे हैं या कोई भी टीचर पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से बुक से तो मैटर होता ही है, क्योंकि कोई अपना घर का मैटर तो लेके आएगा नहीं। जो मैटर ऑथेंटिक है वही मैटर बुकों में लिखा होता है, वही टीचर पढ़ाते हैं। सिर्फ कोचिंग या लगाने का मतलब होता है कि उसके डायरेक्शन में हम उन चीजों को कितना सरली तरीके से पढ़ सकते हैं, तब तो कोचिंग पढ़ने का महत्व होता है। नहीं तो कोचिंग में हमारा ध्यान कहाँ रहता है, नोट्सों पर, कि हमें नोट्स मिल जाए। जहां भी जो बच्चे जाते हैं हम देखते हैं कोचिंग पर आते हैं, वो कहते हैं सर नोट्स मिलेगा, सीट मिलेगी। नोट्सों सीटों को क्या करोगे, आप मार्केट से कोई भी बुक एक ले आते हो, उसकी स्टडी करना आपके लिए मुश्किल पड़ जाती है। सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, कोर्स फिनिश हो गया। सिर्फ पर्पस समझो कि यदि हमने कोचिंग लगाई है तो जो नोट्स है, जो बुक है, उसमें जो वर्ड लिखे हैं उसको पढ़ने का क्या तरीका है, उसका कैसे सेंस निकालें, किस डायरेक्शन में वो लेकर के हमें जाता है, इसके लिए कोचिंग लगाते हैं कि टीचर उन्हीं चीजों को सरलीकरण करके रिप्रेजेंट कर देता है। ये कोचिंग लगाने का पर्पज होना चाहिए, ना कि नोट्सों का पर्पज होना चाहिए। तो जैसी चीजें जो मैं इसमें लिखी हुई हैं, जो हुबहू है, मतलब ये चीज जहां है तो है, बस इतना याद होना चाहिए कि ये चीज की जगह पड़ती है यहाँ पड़ती है, चीज की जगह पड़ती है यहाँ पड़ती है। तो इसमें कौन सी समझने वाली बात है, क्योंकि ये तो हुबहू है। लेकिन जो मैंने इस वर्ड में आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है कि मानव संस्कृति का विकास, एक ऐसा स्टेप जो मानव संस्कृति क्या होती रही, विकास की ओर बढ़ती हुई चली गई। हाँ पूछिए सर। अपन सर ये देखते हैं कि सर जो अपन बुक में पढ़ते हैं सर, उसको कितना भी रट ले सर, कितना भी रट ले सर, वो पेपर में सर थोड़ा घुमा घुमू के आता है सर, समझ में नहीं आता कि सर ये कहाँ से पूछा है, इसका आंसर क्या है सर। और एसएससी सर क्या है, अब डिस्क्रिप्टिव की सर यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। मतलब सर पहले सर वन लाइनर पूछता था जी कि अब सर डिस्क्रिप्टिव 4 ऑप्शन दे देता है सर। अब फिर सर उसमें से भी क्या कहते हैं पूरा डिस्क्रिप्टिव पूछता है कि ये करेक्ट है, फिर इसको ये फॉलो कर रहा है। तो सर इसको कैसे टेकल करें सर। देखिए, यही टेकल करने की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि किसी भी कम पढ़ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। आप देखते हैं सिलेबस तो वही है, उसी सिलेबस में से ही क्वेश्चन आएंगे। यदि आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे तो फिर ऑब्जेक्शन नहीं हो जाएगा। तो आप देखते हो ऑब्जेक्शन कभी होता है नहीं। सिर्फ जो आज हम फेल हो रहे हैं वो इस वजह से फेल हो रहे हैं क्योंकि हमने उस चीज को कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ना बंद कर दिया है। यदि हम कॉन्सेप्ट बेस्ड उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो एक चीज के कार्य करने के कई तरीके होते हैं, बट आंसर एक ही होता है। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि जो लिखा दिया उसको हुबहू याद कर लेते हैं और उसे नया वर्ड बदल कर आ गया,
जबकि मीनिंग उसका वही सेम था। अब मीनिंग नहीं निकाल पाए, आपको लगा आउट ऑफ सिलेबस क्या हो गया, क्वेश्चन आ गया। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए वर्ड पावर बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक वर्ड की कई जो मीनिंग्स होते हैं अलग अलग नामों से जाना जाता है, यदि वो आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। गिनती की चीजों को याद करके नहीं किया जाता है, कॉन्सेप्ट पकड़ लो, बाकी की चीजें अपने आप इन्वॉल्व होती हुई क्या है चली जाती है। तो इस भी पर पेपर बनने लगा। जैसे मैंने पिछले भी समय आपको बात की थी कि थ्योरी ऑफ कर्म, एक मैंने सिद्धांत बोला था कि थ्योरी ऑफ कर्म, कर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, ये सिद्धांत बोल रहा है, थ्योरी बोल रही है, लेकिन एग्जाम्पल रूप में इसको समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्चुअल इसको समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपसे बोला कि फैन में उंगली लगाओ तो कट जाएगी, हमने आपसे बोला आग में हाथ डालो जल जाएगा, खोपड़ी दीवार में मारोगे चोट आएगी, कपड़े पानी में छोड़ दोगे भीग जाओगे। तो बात वही एक बोली, सेंस वही निकला, लेकिन बात कहने के तरीके बदल गए। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। यही स्टडी आपको करना चाहिए कि जो लाइन आपके सामने लिखी हुई है जरूरी नहीं यही लाइन लिख करके आएगी, लेकिन ये लाइन यही लिख करके वर्ड बदल कर आएंगे, लेकिन सेंस वही निकलेगा। इस बेस पर यदि स्टडी करोगे तो आपके एग्जाम से निकलने के हो जाएंगे, आसानी से हो जाएगी। लेकिन जब आप रटने वाली बातें करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेंगी। सिर्फ और सिर्फ आज बढ़ते हुए समय को देखते हुए जब कॉम्पिटिटरों की संख्या बढ़ती जा रही है तो एग्जाम का पैटर्न बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। वो क्या चेंज कर दिया गया है कि पहले क्वेश्चन लर्निंग बेस्ड ज्यादा आते थे, जिसकी याददाश्त अच्छी होती थी वो एग्जाम निकाल लेता था, लेकिन आज उसमें थोड़ा सा एग्जाम टर्न ले गया, उसको थिंकिंग बेस्ड कर दिया गया, कंसेप्चुअल कर दिया गया। तो इसका मतलब अब थिंकिंग आपकी है नहीं है, आपकी रटने की आदत है, तो इसलिए पेपर आपको टफ लगता है। जब इसमें थिंकिंग को इन्वॉल्व कर दिया गया, थिंकिंग की परसेंटेज ज्यादा बढ़ा दी गई, तो एक बैलेंस होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें आपकी लर्निंग पावर भी चेक की जाती है और थिंकिंग पावर भी चेक की जाती है। क्यों? क्योंकि यार जितनी भी वनडे एग्जाम्स हैं कहीं ना कहीं बड़े एग्जाम्सों को बिलोंग कर रहे हैं, और जो बड़े एग्जाम्सों को बिलोंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं इस बात को भी समझते चले बाद में। जैसे हम देखते हैं बड़े एग्जाम्स होते हैं तो एक पेपर जैसे उसमें अपन देखते हैं जैसे प्री लेवल होता है तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक दूसरा जो लेवल होता है वो सब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि जितने भी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठ, और सब्जेक्टिव को बोलते हैं व्यक्तिनिष्ठ। तो हम देखते हैं कि एमपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, इसमें पहला प्री क्या होता है ऑब्जेक्टिव बेस होता है, मेंस कैसा होता है सब्जेक्टिव होता है। तो लोगों को यही नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या अंतर होता है। वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आपकी मेंटलिटी को चेक किया जाता है कि आपकी याददाश्त कैसी है, तो इसलिए उसमें ऑब्जेक्टिव में क्या लर्निंग पावर वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और थिंकिंग वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है कि थिंकिंग बेस्ड ज्यादा होता है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड कम होता है, बस मात्रा दोनों को देखने को मिलता है। क्योंकि जिंदगी में व्यक्ति जो भी डिसीजन लेता है, एक अच्छा डिसीजन मेकर उसको माना जाता है जिसकी लर्निंग पावर भी अच्छी होती है और थिंकिंग पावर भी अच्छी होती है। वही व्यक्ति ऑन द स्पॉट एक सही डिसीजन ले सकता है। नहीं जिसकी याददाश्त अच्छी नहीं है, थिंकिंग बहुत अच्छी है, जब तो उसको पुरानी बातें याद नहीं होंगी तब तक आज का डिसीजन बेटर जाएगा ही नहीं। तो इसलिए आपको जिस सीट पर जा रहे हैं वहां डिसीजन लेने हैं, आपको पल पर निर्णय लेने हैं, इसलिए आपकी याददाश्त को चेक करने की वजह से ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होता है। और आपकी थिंकिंग यानी सोच को बदलने के लिए, कुछ इनोवेशंस करने के लिए, कुछ नया करने के लिए सब्जेक्टिव बेस होता है। तब जाकर के आप मेंटल रूप से जब प्रिपेयर होते हैं तब एक अच्छा डिसीजन लेने की क्षमता क्या है रखते हैं। तो इसलिए वही कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखते हुए आज छोटे एग्जामों में पैटर्न चेंज किया जा रहा है, क्योंकि उनका पर्पस यही है कि यदि छोटे स्तर पर जो कर्मचारी हैं उनकी भी सोच यदि ऐसी बेटर होगी तो बड़े स्तर तक प्रॉब्लम नहीं आएंगी, छोटे स्तर तक ही प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एग्जाम में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में थिंकिंग बेस्ड के क्वेश्चन इंप्रूव कर दिए गए हैं। इसलिए जीके जीएस में जो मार्किंग है वो डाउन जा रही है, लेकिन स्टूडेंट इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि इसके पीछे क्या रीजन रहता है। तो इसके पीछे ये रीजन रहता है, इसलिए ध्यान रखें कि अपनी आदत को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें, थिंकिंग बेस पे भी ध्यान जाने की कोशिश करें। तो जैसे मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इस थ्योरी के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि हेडिंग ही पड़ी हुई है कि मानव सभ्यता विकास की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले अपन इस पे डिस्कस करते हैं कि भैया मानव सभ्यता क्या होती है। तो मानव सभ्यता के बारे में यदि आपको पता होगा तो ऑलरेडी से टॉपिक आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या लिखा, मानव संस्कृति का विकास की ओर जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं आपको कई बार कि संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या है कि संसार में जितनी मानव निर्मित चीजें हैं
वो सब संस्कृति कहलाती है। कभी कोई आपसे पूछता संस्कृति किसे कहते हैं, क्या होती है संस्कृति? तो संसार में जितनी मानव निर्मित चीजें हैं वो सब हमारी संस्कृति में इन्वॉल्व कर दी गई हैं। और मानव ने संसार में दो प्रकार की चीजें निर्मित की हैं, कुछ भौतिक की हैं, कुछ अभौतिक की हैं। यानी दोनों को मिला करके जो वर्ड बन गया वो हमारा संस्कृति वर्ड बन गया। इसका मतलब ह्यूमन क्रिएचर है सारी चीजें, मानव निर्मित सारी चीजें हैं। और जो मानव निर्मित जो सारी चीजें हैं, उन मानव निर्मित सारी चीजों में भी जो हम देखते हैं कि जो हमारी भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीजें जो डेली परिवर्तन होता है उसी को सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसी को सिविलाइज सब समाज बोलते हैं, उसी को सभ्यता बोलते हैं। तो आगे चल के आप देखें कि नया टॉपिक जो आएगा ना, हड़प्पा की सभ्यता। तो सभ्यता क्यों बोला गया? क्योंकि नई नई चीजें जब क्रिएट होती चली गई, नए नए चीजों का निर्माण होता हुआ चला गया, तो हम उसमें हम देखेंगे कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आएंगे, नियम परंपरा रीति रिवाज भी आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा अपन देखेंगे डेवलप हुई चीजें वस्तुएं आएंगी। कि मकान की बात की जाएगी, कहीं किसी चीजें की बातें की जाएंगी। इसका मतलब भौतिक चीजों का डेवलप हुआ और अभौतिक चीजों का डेवलप हुआ। अब बात ये करते हैं कि डेवलप किसे कहते हैं। यानी जब तक हमारी वर्ड क्लियरली डेली सुनते रहते विकास क्या है, किसको कहते हैं विकास। अगर विकास को आपसे पूछा जाए कि ये वर्ड पावर जो आप बोल रहे हैं ना कि पेपर में क्या आता है, क्योंकि जनरली जो हमारी क्वेश्चंस होते हैं जो रख दिए जाते हैं ना, आप राइट आंसर नहीं निकाल पाते, सिर्फ इसी वर्ड से नहीं निकाल पाते कि विकास का सही मतलब पता नहीं होगा विकास होता क्या है। विकास तो हर एक चीज होती है, देखने को मिलता है हमारे साथ। यदि हम देख रहे हैं कि घाटा होता हुआ चला जा रहा तो इसको भी तो विकास है, बढ़ ही तो रहा है। वो यदि फायदा हो रहा है तो उसको विकास बोल रहे हैं। ये कैसे पता पड़ेंगे विकास है, कैसे पता पड़ेंगे परिवर्तन है, कैसे पता पड़ेगा ये चेंज हो रहा है। कहीं परिवर्तन वर्ड लिख कर आता है, कहीं विकास वर्ड लिख करके आता है। तो धीरे धीरे जब इन वर्डों को पकड़ लेते हैं तो मेंस राइटिंग स्किल में हमें प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पता पड़ जाता है कि हमें कौन सा डाटा डालना है उसमें। क्योंकि जब वर्ड क्लियर नहीं होता है तो डाटा हमारा उसमें गलत डल जाता है, इसलिए मार्किंग बहुत कम आती है। लोग कहते हैं मेंस बहुत टफ है। तो देखिए समझिए विकास कैसे कहते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। क्या होता है कि जैसे हमने एक वर्ड आपके सामने लिया परिवर्तन, परिवर्तन और विकास में अंतर समझे। परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन में हम ये देखते हैं कि हमारे दोनों पक्ष शामिल होते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को मिलाकर के जो बना है वो परिवर्तन मिला। तो हमारे लाइफ में चेंजेस हमेशा होते रहते हैं, किसी भी प्रकार का चेंजेस। जिस पोजीशन में जी रहे हैं उस पोजीशन में जिस प्रकार का चेंज देखने को मिल रहा है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, तो इसको परिवर्तन बोलते हैं। अब किसी क्वेश्चन में यदि परिवर्तन वर्ड लिख करके आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि किस दृष्टि से उसको चेक करना है। इसका मतलब उसके हमें पॉजिटिव व्यू डालना है और नेगेटिव व्यू डालना है। अब बात आती है विकास। तो परिवर्तन का जो एक पक्ष है सकारात्मक, उसको विकास कहते हैं। तो परिवर्तन और विकास में डिफरेंस समझ में आया कि परिवर्तन और विकास के बीच में क्या अंतर होता है। तो परिवर्तन का जो सकारात्मक पक्ष होता है उसको विकास बोल दिया जाता है। तो इसका मतलब परिवर्तन में दोनों बातें शामिल हैं और विकास में सिर्फ एक बात शामिल है। इसलिए आपने देखा होगा हमारी गवर्नमेंट हमेशा विकास के लिए कार्य करती है, हमारी सरकार विकासशील है, हमेशा विकास के लिए योजनाएं बनाती है, परिवर्तन के लिए योजनाएं कभी नहीं बनाती हैं। तो आपको पता पड़ गया कि परिवर्तन में हमें कौन सा डाटा लिखना है, विकास में कौन सा डाटा लिखना है। ऐसे ही हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ वर्ड बदलता है, इसका मतलब दिए हुए ऑप्शन में आंसर क्या हो जाता है, बदल जाता है। तब तक तुम्हारी वर्ड पावर क्लियर नहीं है, इसलिए आप आंसर राइट क्या है नहीं लगा पाते हैं। तो इस तरह से आपको ये बात कहीं ना कहीं जो हेडिंग पड़ी हुई है उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देख लेते हैं जो फैक्चुअल दिया होता है उस फैक्चुअल को समझ लेते हैं, क्योंकि फैक्चुअल तो आपको ऑलरेडी से पता है। क्यों लर्निंग बेस है, हमने दोनों का मतलब बता दिया कि आज जो हमें स्टडी करना है वो ऑब्जेक्टिव बेस भी करना है और आपको क्या करना है, थिंकिंग बेस भी करना है। क्योंकि हमारे बड़े एग्जाम जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं, सारी मिसल पता हो गए। तो चलिए देखते चल रहे हैं। जैसे अपन बात करते हैं तो अपन अब आ जाते हैं कि अपने मेसोलिथिक साइट्स की बात करते हैं, कौन सी जगह कौन सी चीजें मिली हुई हैं। तो जैसे एक वर्ड आता है आपको बागोर। अब जैसे बागोर वर्ड आया तो आपको पता होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो बागोर जो साइड से किस प्लेस को बिलोंग करती है। तो हमें पता पड़ गया कि भैया भीलवाड़ा जिले में पड़ती है और भीलवाड़ा जो जिला है वो हमारा कहाँ है, पूर्वी राजस्थान में पड़ता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बन गया कि भैया भीलवाड़ा कहाँ पड़ता है, पूर्वी राजस्थान में पड़ता है। अब आपको ये पता हो गया कि भैया फेमस क्यों हुआ।
तो फेमस होने के पीछे क्या रीजन हुआ, जो अभी मैंने आपसे बताया कि मानव सभ्यता की बात की गई है, मानव संस्कृति की बात की गई है। तो मानव ने कैसे कैसे करके कौन सी चीजें बनाना स्टार्ट किया, तो उनका उल्लेख इन प्लेसेस में हमें देखने को क्या है मिलता है। वही चीज का यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन देखने को क्या मिलता है। तो आपने देखा कि कहाँ पड़ता है, पूर्वी राजस्थान में, भीलवाड़ा में। तो इसका मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है, मेसोलिथिक स्थलों में से एक है। तो बागौर भी किस प्लेस से जुड़ा हुआ है, मेसोलिथिक साइट से कहीं ना कहीं क्या करता है, बिलोंग करता है। अगला अपन आते हैं, ये भी जो आपके सामने लिखा हुआ प्राचद्वीपीय भारत। अब ये आपको जैसी वर्ड सामने आए तो आपके दिमाग की बात आना चाहिए कि जो प्राचद्वीपीय भारत है भैया ये कहाँ है, किस क्षेत्र को बिलोंग करता है। तो आपको पता पड़ गया कि जो हमारा प्राचद्वीपीय भारत है ये कहीं ना कहीं हमारी मुंबई के आसपास को क्या करता है, बिलोंग करता है। यही बात इसमें लिखी हुई है कि प्राचद्वीपीय भारत में मुंबई के आसपास पाए जाने वाले जो हमारे क्या होते हैं, लघु पाषाण स्थल हैं। जो लघु पाषाण स्थल हैं यानी माइक्रोलिथिक जो साइट्स हैं वो मुंबई के आसपास को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। अब बात क्या आ रही है कि जो हमारे जो मध्य पाषाण युग जो युग है इसमें अपन देखते हैं कि समुदायों का जो प्रतिनिधित्व करते थे वो कौन किसके लिए करते थे, भोजन, समुद्री साधनों का दोहन किया गया। इसका मतलब अपन देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं समुदाय की बात कर दी गई, एक ग्रुप की बात कर दी गई, एक कम्युनिटी की बात कर दी गई। समुदाय किसे कहते हैं, यदि यही वर्ड आपको समझ आना चाहिए कि समुदाय की बात की है। अब समुदाय क्या होता है, जो आप यहाँ पढ़ते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे वर्डों की पकड़ने की कोशिश करें, बाकी तो सारी चीजें ऑलरेडी से लिखी हैं। कम्युनिटी किसे कहते हैं, कम्युनिटी, यही चीज आपको मेंस राइटिंग स्किल में काम आएगा। एक एक लाइन में आंसर आते हैं लिखने के लिए, आपसे पूछ लिया जाएगा कम्युनिटी किसे कहते हैं। तो इसका मतलब कम्युनिटी क्या होती है, समुदाय क्या होता है। समुदाय क्या होता है कि एक ऐसे एरिया की बात की जा रही है जहां का कल्चर लगभग समान होता है, जहां की बोलचाल भाषा एक सी होती है, जहां की संस्कृति एक सी होती है, जिनका गोल सेम होता है, वो सब हमारी कम्युनिटी में कहलाते हैं। जिनकी विचारधाराएं लगभग एक सी होती हैं, उन सभी को हम किसमें शामिल कर देते हैं, कम्युनिटी में। क्वेश्चन पूछ ले जाए कम्युनिटी की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब ये चीजें याद करने की थोड़ी होती हैं, यदि आप ध्यान से सुनते हुए चले जाए आंसर लग जाएगा, क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी एक विशेषता कम्युनिटी में इन्वॉल्व नहीं करती है। अभी जीएस आ गया, अब जैसे जीएस आ गया तुमने कॉन्सेप्ट कभी समझा नहीं है, तुम्हें कहां से याद हो जाएगा। यदि कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे तभी आप आंसर निकाल पाएंगे कि कम्युनिटी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है और किन किन चीजों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तो कम्युनिटी का मतलब पता होगा, अपने आप जीएस याद हो गया, मेंस राइटिंग स्किल भी हो गया और प्री लेवल भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो हम लोग शब्दों को नहीं पकड़ते हैं, सीधे सीधे आदत आज तक पड़ी आई रटने वाली चीजों की, तो फैक्टों को इंपोर्टेंट समझ लेते हैं और जहां फैक्ट आ जाते हैं बस यही कहते हैं यही क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट है। इसको मतलब ध्यान रखेंगे। अब इसमें फैक्ट वाली क्या बात की है, कौन से ऐसे रिसोर्सेस हैं, तो आपको पता पड़ गया समुद्री संसाधनों की बात की गई है, मैरीन रिसोर्सेज की बात की गई है। मतलब क्या होता है, आप थोड़ा समझो। मैं आज आपको टोटल कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ, टोटल आईएएस लेवल पढ़ा रहा हूँ। जो आईएएस लेवल को बिलोंग करना है बहुत आसानी से आप आने पेपर्स को निकाल सके, मेंस को राइटिंग लिख सकें, तो इस लेवल से यदि हम जीएस को पढ़ते हैं तो समझ जाइए कि आपको मेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात ये आती है कि सोर्स और रिसोर्सेस में क्या अंतर होता है। देखिए जैसे यहाँ पर एक वर्ड आपके सामने आ गया संसाधनों, जिसकी इंग्लिश क्या लिखी है, रिसोर्सेस। तो व्हाट आर यू डिफरेंस बिटवीन सोर्सेस एंड रिसोर्सेस, इनका क्या योगदान होता है, ये हमारी लाइफ में कैसे काम करते हैं, इनसे कैसे अचीव किया जाता है। तो ध्यान रखें, जब भी हमारे सामने कोई गोल होता है तो उस गोल्स को अचीव करने के कुछ सोर्स होते हैं, उस सोर्स के माध्यम से रिसोर्स निकालते हैं और जैसे में रिसोर्सेस मिल जाते हैं तो रिसोर्सों का हम यूज करके अपने गोल्स तक पहुंचते हैं, उसी को रिसोर्सेस बोला जाता है। तो गोल्स तक पहुंचने में जो हमने सोर्स ढूंढे और सोर्स में से जो रिसोर्सेस आए, जो संसाधन आए, जो हमें गोल्स की ओर प्रेरित करते हैं, उनको रिसोर्सेस बोला जाता है। तो आज भी हम स्टडी करने आए हैं, हमारा गोल्स है जॉब प्राप्त करना, उसके लिए हमने सोर्स निकाला कि हम कोचिंग लगाते हैं, बुकों को खरीदते हैं, स्टडी करते हैं, और तो रिसोर्सेस आपके क्या हो गए, कोचिंग लगाना, रिसोर्सेस आपके क्या हो गए, स्टडी करना। तो जो हमारे सोर्स होते हैं वही रिसोर्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिसोर्सेस फिर सोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही एक सीरीज जो होती है हमें गोल्सों को और हमेशा ले जाने के लिए क्या करती है, स्टार्ट करती है। अब मेंस तुम कहां से निकाल पाओगे, तुम्हें संसाधन जाने कब से सुनते रहते हो, रिसोर्सेस सबसे ज्यादा सुनते रहते हो, लेकिन मीनिंग नहीं पता कि सोर्स रिसोर्सेस में क्या डिफरेंस है।
संसाधनों के माध्यम से हम क्या चीजों को अचीव करते हैं। तो इसके लिए कोचिंग लगाई जाती है, इसके लिए नहीं लगाई जाती है कि समुद्री संसाधनों का दोहन कर दिया गया भैया, ये तो ऑलरेडी से लिखा हुआ है। लेकिन जो ये वर्ड है संसाधन वर्ड का आपको यदि पता लग जाएगा तो आपको जहां भी संसाधन वर्ड आएगा उससे रिलेटेड आपका नजरिया अपने आप चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो गिनती के ही शब्द हैं, उस शब्दों का मीनिंग यदि हमें पता लग जाए ना, तो अभी जैसे मैंने आपको पिछली भी क्लास में बोला था कि जो हमारे रोल होते हैं वो कैसे रोल होते हैं, इंसान जहां जहां जाता है जो भी व्यक्ति उसके सामने आता है उसका रोल सोचना वैसे ही हो जाता है। ऐसे करके जो हमारे शब्द हैं जिस वर्ड के साथ लग जाते हैं सिर्फ काम वही करेंगे, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग करने लगेंगे जिसके लिए उसका यूज किया गया है। तो शब्दों को पकड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार से अगला अपन आते हैं कि जो हमारा क्या होता है मेसोलिथिक साइट्स है हैव आल्सो बीन फाउंड अदर पार्ट्स कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो और दूसरी बात अपन देख रहे हैं दूसरा स्थल कहाँ पड़ता है इसका, महाराष्ट्र के अन्य भागों में भी हमें देखने को ये क्या है मिला हुआ। तो ये फैक्ट है कि भैया ये चीज कहाँ कहाँ हमें देखने को क्या है मिली हुई थी। चलिए आगे अपन आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटक की। अब कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में वही बात, एक टाइटल दिमाग में रखना है, मेसोलिथिक साइट्स की बात की जा रही है। तो जो मेसोलिथिक साइट्स में एक प्लेस और आता है वो कर्नाटक आता है, और कर्नाटक के अंतर्गत हमारे कौन कौन से प्लेसेस आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता पड़ेगा कि एक प्लेस ही है, एक प्लेस ही है, एक प्लेस ही है, एक प्लेस ही है। तो ये सारे के सारे हमारे कहीं न कहीं किसको बिलोंग करते हैं, मेसोलिथिक साइट्स को क्या करते हैं बिलोंग करते हैं। अब उसमें से कुछ आपको पता हो जाना चाहिए कि भैया जो हमारा दक्षिणी आंध्र प्रदेश में ये प्लेस पड़ता है, और ये अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया रेडीगुंटा क्या है, तो रेडीगुंटा आपको पता पड़ गया है कि मेसोलिथिक की क्या एक साइट्स है, और कहाँ पड़ती है, चित्तूर जिले में। और ये चित्तूर जिला कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। अब ये आपके हो जाते हैं हाई लेवल का जीके, जिनको आपने कभी नाम नहीं सुना। फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, वो लीनियर क्वेश्चन आएगा जिसका कभी नाम ही नहीं सुना। अब बच्चा कहता पता नहीं कहां से जीके पूछ लिया गया, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो जीके पढ़ाते हैं सिर्फ बेसिक पढ़ाते रहते हैं जो लंबे समय से पहले आता था। लेकिन अब वो एग्जाम्स कहीं ना कहीं क्या हो रहा है हमारा चेंज होता हुआ क्या है चला जा रहा है। हाँ जी सर एक क्वेश्चन था सर कि सर लोग बोलते हैं सर जीएस सर आउट जाती है सर, कहीं से सर कितना भी रट लो सर वो आउट ही जाती है सर, मतलब मैक्सिमम सर एवरेज नंबर यहाँ पाते हैं सर, इसका सर कैसे सर अपन। यही चीज मैंने आपको बताया कि जो लोग कहते हैं उस बात को तुम मान जाते हो, लेकिन तुमने कभी कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है। जिस दिन ही अपने आप से प्रश्न करेंगे कि हम ऐसा नंबर ज्यादा क्यों नहीं ला पा रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि कहीं न कहीं हमारी स्टडी करने के तरीके गलत हैं। लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। इसका मतलब वही आरोप प्रत्यारोप के एनवायरमेंट में तुम आकर के अपने भविष्य को भी अंधकार में देखना स्टार्ट कर देते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि यदि कमीशन ने इसमें क्वेश्चन सिलेबस जो रखा हुआ है तो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन कैसे आ सकता है। सिर्फ जो मैं अभी बार बार आपको समझा रहा हूं कि आप अपने नजरिए को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जो शब्द इसमें लिखे हुए हैं उस शब्दों को आप नहीं पहचान कर पा रहे हैं, इसलिए तुम्हारा नजरिया सीमित है। जिस दिन शब्द समझ में आएगा तो लॉन्ग नजरिया हो जाएगा, मतलब वही शब्दों से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके माइंड में आने के हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। लेकिन जब हमें मीनिंग्स नहीं पता होता, जैसे अभी मैंने बोला कि मटेरियल भौतिक चीजें, अब तुम्हें टीचर ने लिखा दिया कि हवाई जहाज, पंखा, मोटरसाइकिल, कार, और तुम याद करके बैठ गए। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर, पेपर में क्वेश्चन आ गया किताब, पेपर में क्वेश्चन आपके सामने आ गया ट्रेन, तुम कहो ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, क्योंकि तुम्हें भौतिक वर्ड का मतलब समझ नहीं था। जैसी तुम्हें भौतिकता का समझ में आ गया तो संसार में जितनी सारी चीजें भौतिक हैं जिनको हम टच कर सकते हैं सब भौतिक हैं, अब कैसे सिलेबस बाहर हो जाएगा। लेकिन जब तुमने रट्टू वाली बात सीमित समझ ली कि हमें 4 चीजें बता दी, 4 रट के बैठ गए, अब उसमें आ गया ट्रेन, तुमने कहा ट्रेन तो कोर्स में लिखा ही नहीं था। सिर्फ यही एक रीजन है क्योंकि तुम्हें जो पढ़ते हो उसके सही मीनिंग नहीं पता शब्दों के। जिस दिन इस चीज को स्टडी कम करो लेकिन हर वर्ड का पावर माइंड में सेट लेके चलो तो बहुत कम पढ़ के पूरा का पूरा सिलेबस आपका क्या हो जाएगा, मिलता हुआ चला जाएगा। बस कुछ नए नए जो नाम है, जो फैक्चुअल चीजें हैं, उसके लिए रीडिंग कराई जाती है। तो रीडिंग करने का मतलब होता है कि उन प्लेसों को ऐसा लगने लगता है कि हमारे परिचित के वर्ड हमने कहीं ना कहीं सुना है। जो मैंने अभी आपसे बोला कि कुछ एग्जाम्स में क्या होते हैं कि फैक्चुअल ज्यादा आते हैं, कुछ में कॉन्सेप्चुअल ज्यादा आते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो बैलेंस डिसबैलेंस कर दिया गया है कंपटीशन का, इसकी वजह से बच्चे परेशान हैं कि हम क्या स्टडी करें, कहाँ स्टडी करें, किस टीचर की करें।
जिससे हमारा कंपटीशन निकलने लगे। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बैलेंस जो डिसबैलेंस कर दिया गया है डाटा को, किसी में फैक्ट ज्यादा कर देते हैं तो किसी में कॉन्सेप्ट ज्यादा कर देते हैं। अब उन्होंने बैलेंस कर दिया कि भैया 60% फैक्ट है तो 40% थिंकिंग है, कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब वही हम डगमगा जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि जो मैं आपको स्टडी करने का तरीका बता रहा हूं, यदि आप कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों का बैलेंस लेके चलेंगे तो किसी एग्जाम में इसकी संख्या ज्यादा होती है तो किसी में इसकी संख्या ज्यादा होती है। इसलिए आपके लिए वर्ड पावर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि आपने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, आप कितनी भी स्टडी कर डालना, एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर निकलेगा भी तो बहुत लॉन्ग टाइम ले जाएगा। लेकिन यदि वर्ड पावर पकड़ लोगे तो कोई भी एग्जाम दोगे, एग्जाम आसानी से निकलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो शब्दों का सही मीनिंग पता होना आपके लिए क्या है, जरूरी होता है।